हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं भाषा शिक्षण के सिद्धांत, मतलब कि भाषा कैसे हम लोग बच्चे को पढ़ाएंगे, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए हैं। और उस सिद्धांत में जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है उसका नाम है अनुबंधन का सिद्धांत। अंग्रेजी में इसको हम लोग कहते हैं थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग कहते हैं। तो यह है भाषा शिक्षण के महत्वपूर्ण सिद्धांत। और इस सिद्धांत को अर्थात अनुबंधन के सिद्धांत को हम लोग साहचर्य का भी सिद्धांत कहते हैं। अनुबंधन का सिद्धांत जो है इसको हम लोग दूसरे नाम से हम क्या कह सकते हैं? तो साहचर्य का सिद्धांत। और कह रहा है कि भाषा के विकास में ये अनुबंधन का जो सिद्धांत है ये बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कौन सा सिद्धांत है? साहचर्य या अनुबंधन का सिद्धांत। उसमें हम लोग देख रहे हैं कि शैशवावस्था में, शैशवावस्था मतलब कब से कब तक? 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष, 0 से 6 वर्ष तक। ये शैशवावस्था में यानी कि 0 से 6 वर्ष तक में जब बच्चे सीखते हैं, क्या सीखते हैं? शब्द सीखते हैं। जब बच्चे शब्द सीखते हैं तो सीखना अमूर्त नहीं होता है। कह रहा है कि जब बच्चा शैशवावस्था में शब्द सीखते हैं तो उसका सीखना अमूर्त नहीं होता। अमूर्त का मतलब क्या होता है? जो सामने उपस्थित नहीं हो उसको हम लोग अमूर्त कहते हैं। यानी कि शैशवावस्था में बच्चा जो कुछ भी शब्द सीखता है वो किसी न किसी चीज़ से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बताते हैं कि दूध का डब्बा लाओ तो हम लोग उसको दिखा करके बोलेंगे कि वहाँ दूध का डब्बा रखा हुआ है, दूध का डब्बा लाओ। बात समझ में ना है? उसको दिखा के बोलेंगे कि ये कलम है तो बच्चा समझेगा कि ये कलम है। लेकिन हम लोग अमूर्त रूप से नहीं कर सकते हैं कि मधुबनी में फलाने जगह पर कोई दुकान में ये सामान मिलता है उसको लेकर के आओ। बात समझ में आ रहा है? तो ये हो गया कि मूर्त हो गया। मूर्त मतलब हो गया कि जो उसको दिखा दिए हम, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब हम सामने कोई वस्तु नहीं है और उसके बारे में उसको बता रहे हैं तो वो हो गया अमूर्त। तो वही बात है कि जब बच्चे शब्द सीखते हैं तो सीखना अमूर्त नहीं होता है बल्कि किसी मूर्त वस्तु से जोड़कर उन्हें शब्दों की जानकारी दी जाती है। ये बात समझ में आ गया होगा कि शैशवावस्था में शब्दों की जानकारी उसे किस रूप में दी जाती है? मूर्त रूप में दी जाती है। अमूर्त रूप में कभी भी संभव नहीं होता क्योंकि उस समय बच्चे में तार्किक शक्ति नहीं होती है। अब उदाहरण के रूप में हम देख रहे हैं कलम कहने पर, देखो वही उदाहरण भी दिया है। कलम कहने के साथ उन्हें कलम दिया जाता है। कलम कहने के साथ उन्हें कलम दिया जाता है, ठीक है। कलम कहने के साथ उन्हें कलम दिया जाता है। पानी या दूध कहने पर, देखो ये भी दूध का ही संकेत दिया है। पानी या दूध कहने पर उसे पानी या दूध दिखाया जाता है, ठीक है। इसी तरह बच्चे विशिष्ट वस्तु व्यक्ति से साहचर्य स्थापित करते हैं। साहचर्य मतलब संबंध, एक तरह से समझो। साहचर्य मतलब संबंध, ठीक है ना। अब अगला है कि साहचर्य मतलब तो समझ में आ गया होगा कि इसको हम लोग संबंध कहते हैं। और अभ्यास हो जाने पर संबंध वस्तु या व्यक्ति की उपस्थिति पर संबंधित शब्द से संबंधित करते हैं। कहने का मतलब ये है, ये क्या कर रहा है लाइन, कि अभ्यास हो जाने पर जब बच्चा को बार बार दिखा दिए कि ये दूध है, ये कलम है, उसके बाद जब बच्चा धीरे धीरे प्रयास के बाद सीख जाता है, मतलब 2-4 बार हम बोलते हैं तो समझ जाता है कि ये फलाना चीज़ है और ये हमारे काका है, ये हमारे चचा है, ये हमारे दादा है। तो इस तरह से वो फिर उसका वो संबोधित करने लगते हैं। वही बता रहे हैं यहाँ पर कि इसी तरह से विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति से साहचर्य स्थापित करते हैं। मतलब इसी तरह से वह विशिष्ट मतलब स्पेशल रूप से जो किसी के बारे में सिखाते हैं या किसी वस्तु के बारे में बताते हैं तो वो उस चीज़ को जान जाता है और जानने के बाद वो उसको उसी चीज़ से संबोधित करता है। तो देखो लिखा है, और अभ्यास हो जाने पर संबंध वस्तु या संबंध व्यक्ति, मतलब उसको सिखाते हैं कि ये भैया लगेंगे, बात समझ में आ रहा है, तो संबंध व्यक्ति की उपस्थिति पर संबंधित शब्द से संबोधित करने लगते हैं। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो बताओ पहले कि अनुबंधन का सिद्धांत क्या है। इसके बाद अगला जो है वो है अनुकरण का सिद्धांत। और पहले जानेंगे हम लोग अनुकरण के बारे में। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना, एक तरह से जीरोक्स करना, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ इमिटेशन उसको कहा जाता है। अनुकरण के सिद्धांत को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं थ्योरी ऑफ इमिटेशन। तो अनुकरण का सिद्धांत क्या है ये हम पहले बता दिए कि अनुकरण का मतलब क्या होता है, किसी को देख करके हूबहू ऐसा ही करना, यानी कि नकल करना, ठीक है। चीट करना भी कह सकते हैं। तो लिखा है
सरली, कर्टी और वैलेंटाइन आदि मनोवैज्ञानिकों ने अनुकरण के द्वारा भाषा सिखाने पर अध्ययन किया है। ये सबसे पहले याद रखेंगे हम लोग अनुकरण के सिद्धांत को, किस किस अनुकरण के सिद्धांत में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक है जो भूमिका निभाए हैं। तो इसमें याद रख लो कि चैपनीज है, चैपनीज के बाद सरली है, फिर कर्टी है, फिर वैलेंटाइन है। यानी कि अनुकरण के सिद्धांत में, अनुकरण में देखो, अनुकरण में ना ये कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं और वैज्ञानिक का नाम जो है, पहला का नाम है चैपनीज। इसको ऐसे याद रख लेना कि देखो अनुकरण मतलब होता है नकल करना, और नकल कौन करेगा? जो चालाक होगा वही नकल करेगा, इसलिए चैपनीज हो गया। दूसरा जो नकल करेगा उसका दिमाग सड़ा हुआ होगा, इसलिए नकल करेगा, इसलिए सरली हो गया। इसके बाद कर्टी, तो ये कर्टी हो गया, और इसके बाद हो गया वैलेंटाइन। ये वैलेंटाइन देखो, आज वैलेंटाइन दिवस 14 फरवरी को मनाया जाता है। और आजकल लोग देखो क्या किया, जैसे कि बर्थडे की ही बात करें, लोग आजकल मतलब मूर्ख नहीं मतलब निरक्षर लोग भी आज जानने लगे हैं कि बर्थडे क्या होता है, और उसका बर्थडे मनाता है। मतलब क्या करता है? अनुकरण करता है। इसलिए याद कर लेंगे हम लोग कि अनुकरण का सिद्धांत में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक ने भूमिका निभाए थे। हम इसमें एक बार फिर से ट्रिक के साथ बोलते हैं, समझ। अनुकरण वही करेगा जो चतुर होगा, जो चालाक होगा, इसलिए चैपनीज हो गया। वो अनुकरण कौन करेगा? जिसका दिमाग सड़ा हुआ होगा, इसलिए सरली। इसके बाद कर्टी है, ठीक है, जो चोरी उरी करता है तो देखना जैसे पुलिस को देख करके वो कट जाता है, चोर पुलिस को देख कर जाता है, इसलिए अनुकरण करेगा। जो बच्चा नकल करेगा वो एक दूसरे को देख करके नजर नहीं मिलाएगा, कटेगा, इसलिए कर्टी हो गया। और इसके बाद तुमको हो गया कि वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे पर सेट करना है कि आजकल वैलेंटाइन डे जो मनाना जाने लगा है 14 फरवरी को, वह एक दूसरे को अनुकरण करने लगा है। बात समझ में आ गया? तो बता दो एक बार फिर से कि अनुकरण का सिद्धांत जो है उसमें किन किन मनोवैज्ञानिक की भूमिका है? चैपनीज, सरली, कर्टी, वैलेंटाइन। सही है। अब आगे चलो, आगे लिखा है कि इन्होंने अनुकरण के द्वारा भाषा सिखाने पर अध्ययन किया है। इनका मत है कि बालक अपने परिवारजनों और साथियों का भाषा अनुकरण करके सीखता है। यानी कि चैपनीज, सरली, कर्टी और वैलेंटाइन का कहना है कि बालक जो है वह किसी भाषा को जो सीखता है वह अनुकरण के माध्यम से सीखता है। यानी कि छोटे जब बच्चे होते हैं तो उसके सामने हमको उस तरह का ही लैंग्वेज बोलना चाहिए, उस तरह का ही भाषा बोलना चाहिए जो कि उचित हो, नैतिक रूप से, है कि नहीं, नैतिकता के रूप से मतलब औचित्य हो। तो इससे क्या होगा कि हमारे बच्चे भी हमारा ही अनुकरण करके सीखेंगे। इसलिए ये चारों वैज्ञानिक जो है इनका कहना है कि बच्चे भाषा जो सीखते हैं वह अनुकरण करके सीखते हैं। बालक अपने परिवार जनों और साथियों की भाषा अनुकरण करके सीखते हैं। जैसी भाषा जिस समाज या जिस परिवार में बोली जाती है बच्चे उसी भाषा को सीख जाते हैं। क्लियर हुआ? अब आगे चलो, यदि बालक के समाज या परिवार में प्रयुक्त मतलब प्रयोग किया गया है ना, यदि बालक के समाज या परिवार में प्रयुक्त भाषा में कोई दोष हो तो बालक की भाषा में भी दोष परिलक्षित होती है। परिलक्षित मतलब दिखाई पड़ना। परिलक्षित मतलब दिखाई पड़ना। यदि परिवार में या किसी जिस समाज में वो बच्चा रहता है और उस समाज के लोगों की भाषा में किसी प्रकार की त्रुटि हो, किसी प्रकार का दोष हो, तो यह चीज़ उस बच्चों में भी देखा जाता है, यानी कि परिलक्षित होता है। बात समझ में आ गया? तो एक बार फिर से बता दो। आगे हम लोग चलेंगे चॉम्स्की की भाषा अर्जित करने का सिद्धांत। तो इससे पहले हम लोग पढ़े अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, और इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं चॉम्स्की के भाषा अर्जित करने का सिद्धांत। ठीक है, चॉम्स्की के भाषा अर्जन करने का सिद्धांत। चॉम्स्की के भाषा अर्जन करने का सिद्धांत ये है। अब देखो, भाषा के क्षेत्र में चॉम्स्की का बहुत ही बड़ा योगदान होता है, ठीक है ना। तो हम लोग चॉम्स्की के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो लिखा है चॉम्स्की थ्योरी लैंग्वेज एक्विजिशन। चॉम्स्की का कहना है कि बच्चे शब्दों को निश्चित संख्या से कुछ निश्चित नियमों का अनुकरण करते हुए वाक्यों का निर्माण करना सीख जाता है। लिखा है चॉम्स्की का कहना है कि बच्चे शब्दों का निश्चित संख्या से कुछ निश्चित नियमों का अनुकरण करके, मतलब कि शब्दों का निश्चित संख्या से, कहने का मतलब कि बच्चे को ना सब कुछ ही ऐसे शब्द के बारे में ज्ञान होता है, ठीक है, और कुछ निश्चित नियमों को अनुकरण करते हुए वाक्यों का निर्माण करना सीख जाता है। अब देख लो, एक बात बताते हैं, तुम बच्चे को कभी कभी सुने होगे, जब बच्चा छोटा होता है तो बोलता है कि किसी को बोलते हुए देखा हिंदी,
और वो बोलने लगता है कि मैं भी ऐसा करूँगा, मैं भी ऐसा बोलूँगा, है कि नहीं। ऐसे करके मतलब उसके मन में ये बच्चा दोहराने लगता है, हम तुमको मार देगा, ऐसे नहीं बोलता है, हम तुमको मार देंगे, ऐसे ही बोल देता है, मार देंगे। तो देंगे वाला बात कहीं से सुना और उसको उस नियम पर ही उसको वो क्या कर दिया, बैठा दिया। मतलब कि वो कहीं से सीखता है और वो कुछ शब्द जो सीखा रहता है, कुछ शब्द जो सीखा रहता है उस पर ही उसको कुछ निश्चित नियम, जो नियम उसको पता रहता है कि ऐसे बोलता है, उसको मार देंगा ऐसे बोलता है। तो हम काट देंगे, मार देंगे, खा लेंगा, बात समझ में आ रहा है। तो क्या करता है कि उस निश्चित नियम पर उसको बैठा देता है और बैठा करके उसको बोल देता है। तो वही कर रहा है। चौमस्की का कहना है कि बच्चे को कुछ भाषा के बारे में, कुछ शब्द के बारे में ही ज्ञान रहता है और उस शब्द के माध्यम से क्या करता है कि जो कहीं सुना रहता है उस निश्चित नियमों पर उसको क्या करता है, बैठा करके और उसको बोल देता है। तो वही लिखा है कि बच्चे शब्दों की निश्चित संख्या से कुछ निश्चित नियमों का अनुकरण करते हुए वाक्यों का निर्माण करना सीख जाता है। इन शब्दों से नए नए वाक्य और शब्दों का निर्माण होता है। इन वाक्यों का निर्माण बच्चे जिन नियमों के अंतर्गत करते हैं उन्हें चॉम्स्की ने जेनरेटिव ग्रामर ने कहा है, जेनरेटिव ग्रामर की संज्ञा प्रदान की है। यानी कि बच्चे जो, देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे उठ सकता है कि बच्चे को बहुत ही कम संख्या में शब्दों का ज्ञान होता है, लेकिन वह कम संख्या में ही किसी निश्चित नियमों पर उस शब्द को बैठा करके एक वाक्य का निर्माण करते हैं और भाषा को बोलते हैं। तो उसको हम लोग मतलब कि चॉम्स्की ने क्या कहा है, क्या मतलब किसकी संज्ञा दी है, तो जेनरेटिव ग्रामर की संज्ञा दी है। और किसने दिया है, चॉम्स्की ने दिया है। तो भाषा के विकास में चॉम्स्की का एक विशेष ही योगदान है, इसलिए चॉम्स्की विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। जो जेनरेटिव संज्ञा जो दिया गया है वो किसके द्वारा, चॉम्स्की के द्वारा। और चॉम्स्की ने क्या कहा ये बता दो। ये बहुत सारे वाक्य को बनाना भी सीख जाता है। अब आगे देखो, आगे है अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत। स्पष्ट हो गया होगा कि अभिप्रेरणा का मतलब होता है किसी को मोटिवेट करना, किसी को प्रेरित करना, किसी को इंस्पायर करना। अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत, और रुचि मतलब इंटरेस्ट हो गया। तो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, हिंदी पाठ्य सामग्री है ना, हिंदी पाठ्य सामग्री और उसकी शिक्षण प्रणाली का चुनाव बच्चों की रुचि और आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए। अब देखो, अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत क्या कह रहा है कि बच्चे को आप वही चीज़ पढ़ाइए जिसमें उसकी रुचि हो, जिससे वह अभिप्रेरित हो। अब मान के चलो आईएएस वाला कोई वीडियो देखता है और बहुत सारे बच्चे बोलने लगते हैं कि मैं आईएएस बनूंगा, तो यानी कि उसको रुचि के अनुसार वो बोल रहा है। तो इसलिए हमको बच्चे की रुचि को भी ध्यान रखना चाहिए। ये बता रहा है तुमको अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत। तो एक बार फिर से समझो, हिंदी पाठ्य सामग्री और उसकी शिक्षण प्रणाली का चुनाव। कह रहा है कि हिंदी पाठ्य सामग्री जैसे कि हिंदी पाठ्य सामग्री के अंदर आता क्या, कविता और कहानी। अब देखिए कि बच्चे को कविता में इंटरेस्ट है या कहानी में इंटरेस्ट है, तो आप बच्चे को यदि कविता में है तो आप कविता ही पढ़ाइए, यदि कहानी में इंटरेस्ट है तो कहानी ही पढ़ाइए। ये बताता है अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत। तो एक बार फिर से समझो, ये कह रहा है कि केवल हिंदी के क्षेत्र में ही नहीं, ये कह रहा है कि शिक्षण प्रणाली पूरे एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं कि बच्चे को जिसमें रुचि हो आप उसको ही उसे चुनाव करने दें और उसे ही उसको पढ़ाइए। एक बार फिर से लाइन पढ़ते हैं, समझ लो। हिंदी पाठ्य सामग्री मतलब कि हिंदी का जो कविता कहानी है और उसकी शिक्षण प्रणाली, और उसकी जो शिक्षण प्रणाली है का चुनाव बच्चों की रुचि और आवश्यकताओं के अनुरूप यानी कि अनुसार किया जाना चाहिए। उन्हें भाषा सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए आवश्यक है। तो ये था अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत। एक बार बता दो कि अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत क्या कहा, बताओ।